Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. Today we will read about Kubla Khan and Christabel. This is last video on Samuel Taylor Coleridge. तो please वीडियो को like और share करें and do not forget to subscribe the channel. Now let's see about Kubla Khan 1816. कुबला खान जो 1816 में आया था, इसका सेकेंड टाइटल है अ विजन इन ड्रीम एंड अ फ्रेगमेंट कंपोज्ड वन नाइट आफ्टर ही एक्सपीरियंस्ड एन ओपियम इन्फ्लुएंस्ड ड्रीम आफ्टर रीडिंग अ वर्क डिस्क्राइबिंग सांगडू। एक्चुअली इस पोएम को लिखने के पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि ओपियम की वजह से जो कॉलेज से वो ओपियम लेते थे और इसके इफ़ेक्ट की वजह से वो सो जाते हैं और सपना देखते हैं। और उससे पहले उन्होंने एक वर्क पढ़ रखा था जिसमें सांगडू के बारे में जिक्र किया गया था। सांगडू क्या है? वो समर कैपिटल है मंगोल लोगों का, और उन मंगोल लोगों का समर कैपिटल है जिसको कौन शासन करता था? युआन डायनेस्टी के लोग शासन करते थे चाइना में, और उसको फाउंड किया किसने किया था? युआन डायनेस्टी को कुबलाई खान ने। तो ये वर्क इन्होंने कहीं से पढ़ रखा था जिसमें सांगडू के बारे में बताया गया था। उसके बाद ओपियम की वजह से वो सो जाते हैं, सपने देखते हैं और सपने में ये विज़न करते हैं किसके बारे में? कुबला खान और उसके पैलेस के बारे में, महल के बारे में और सराउंडिंग्स के बारे में। तो वही कुछ उन्होंने इसमें डिस्क्राइब किया है पोएम में। Due to interruption, he was able to write only 54 lines, divided into 3 irregular stanzas in iambic, tetrameter and pentameter. कॉलेज का प्लान था कि 200 से 300 लाइन की पोएम लिखी जाए, बट थोड़ा कोई आके इनको इंटरप्ट कर देता है और इस वजह से वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो सिर्फ 54 लाइन्स ही लिख पाते हैं क्योंकि बाकी जो चीज़ें इन्होंने ड्रीम किया था वो सब कुछ फॉरगेट हो जाता है, इनके माइंड से स्लीप हो जाता है। तो सिर्फ 54 लाइन्स लिखा है इन्होंने, जो कि 3 इरेगुलर स्टेंजा में डिवाइडेड है। और जो मीटर यूज़ किया इन्होंने आइम्बिक, टेट्रामीटर और थोड़ा बहुत पेंटामीटर का यूज़ किया है। कॉलेज kept it for private reading but लॉर्ड बायरन prompted him to publish it. कॉलेज ने पहले नहीं सोचा था कि वो इस वर्क को पब्लिश कराएंगे, तो लॉर्ड बायरन ने पढ़ा और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अच्छा वर्क है, आप इससे पब्लिश कराइए। देन ही पब्लिश्ड इट। इसकी सेटिंग जो होती है, जेनाडू नाम का जो चाइनीज प्लेस है वहाँ पे होता है इसकी सेटिंग। द फर्स्ट स्टेंजा डिस्क्राइब्स कुबला खान्स प्लेजर डोम built alongside a sacred river fed by a powerful fountain. तो एज यू नो दैट कि ये 3 स्टेंजा में डिवाइडेड है ये पोएम। तो इसमें फर्स्ट स्टेंजा में क्या दिखाया गया है? कुबला खान्स का जो प्लेजर डोम है जो कहाँ बना है? एक सेक्रेट रिवर जिसका नाम है आफ, उसी के किनारे पे बस ये बनाया गया है। और उस रिवर को पानी कहाँ से मिलता है? एक पावरफुल फाउंटेन से मिलता है। तो कुबला खान्स के प्लेजर डोम को बताया गया है फर्स्ट स्टेंजा में। द सेकेंड स्टेंजा डिस्क्राइब्स नरेटर्स रिस्पॉन्स टू पावर एंड इफेक्ट ऑफ एन एबिसिनियन मेड सॉन्ग। सेकेंड स्टेंजा में जो नरेटर का रिस्पॉन्स दिखाया गया है उस पावर को देखकर, किस पावर को? कुबला खान के पावर को देखकर, और साथ ही एक एबिसिनियन जो मैड है उसके सॉन्ग्स के प्रभाव को भी। रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द पोएट एंड सोसाइटी। साथ ही सेकेंड स्टेंजा में ये क्या बताता है? जो पोएट का सोसाइटी के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको भी प्रेजेंट किया गया है। थर्ड और फाइनल स्टेंजा में क्या कहा गया है? शिफ्ट्स टू अ फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव ऑफ द स्पीकर डिटेलिंग हिज साइटिंग ऑफ अ वुमन प्लेइंग डल्सिमर। तो एक्चुअली फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव के रूप में ये थर्ड स्टेंजा है जिसमें स्पीकर क्या करता है? एक वुमेन को देखता है जो कि डल्सिमर प्ले कर रही होती है। इट इन्फ्लुएंस मैनी वर्क्स। कुबला खान ने बहुत सारे वर्क्स को इन्फ्लुएंस किया है, जैसे टेनिसन का पैलेस ऑफ आर्ट, W.B. येट्स का बाइजेंटियम पोएम्स और किड्स का लामिया। तो इसे याद रखेंगे। इट इज़ वन ऑफ द 3 फेमस पोएम्स कुबला खान, द राइम ऑफ द एशियन मॉरिनर, क्रिस्टाबेल। कॉलेज के 3 फेमस पोएम्स है जिसमें से एक कुबला खान है और दूसरा द राइम ऑफ द एशियन मॉरिनर एंड क्रिस्टाबेल है, जो कि 1797 to 98 के बीच में इन्होंने कंपोज किया था। कुबला खान बिलोंग्स टू द ड्रीम टेरिटरी ऑफ आर्ट एंड विच इज़ मच मोर कलरफुल एंड सेंसुअस देन द हमड्रम ऑफ द रियल लाइफ। कुबला खान में क्या बताया गया है? जो आर्ट की ड्रीम टेरिटरी है उसके बारे में बताया गया, जो कि बहुत ही कलरफुल और सेंसुअस रूप में प्रेजेंट किया गया है और क्वाइट डिफर फ्रॉम द जो रियल लाइफ की हमड्रम है उससे बिल्कुल अलग है।
shows कॉलिस फॉन्ड ऑफ कुबला खान्स इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी। साथ ही ये पोएम ये भी दिखाता है कि कॉलिस कितनी ज़्यादा इनका फॉन्ड है कुबला खान को लेकर, कितनी ज़्यादा ये इन्फ्लुएंस्ड है कुबला खान के जो इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी है और साथ ही उस कुबला खान के पावर से, एडवेंचर से और इन्वेटिव नेचर से। कॉलिस हैज़ डिस्क्राइब द मोस्ट वंडरफुल क्रिएशन ऑफ द मंगोल एम्पायर कुबला खान। कॉलिस ने बहुत ही अच्छे से जो मंगोल एम्पायर कुबला खान है उसको इन्होंने क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है इस पोएम में। अ हाईली मैजेस्टिक एंड मैजिकल पैलेस एंड इट्स मेस्मराइजिंग सराउंडिंग्स। साथ ही इन्होंने कुबला खान के जो मैजेस्टिक और मैजिकल पैलेस है, महल है, उसको भी बताया है और इसकी जो मेस्मराइजिंग सराउंडिंग्स है, मतलब उस पैलेस, उस महल के चारों तरफ का जो एटमॉस्फियर है दैट इज़ ऑसम, बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही चार्मिंग है। कॉलिस हैज़ कंस्ट्रक्टेड द पोएम इनटू 2 पार्ट्स। इन्होंने टोटल पोएम को अगर सेंस के बेस पे देखा जाए तो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में कुबला खान्स के प्लेजर डोम को इन्होंने डिस्क्राइब किया और साथ ही ब्यूटीफुल और मेस्मराइजिंग सेटिंग को, जबकि सेकेंड पार्ट में इन्होंने पोएट्स की क्रिएटिव पावर और अपनी पोएट्री के बारे में बताया है। तो सेकेंड पार्ट क्या शो करता है, पोएट की खुद की क्रिएटिव पावर दिखाता है और उनकी पोएट्री के बारे में। बोथ पार्ट्स आर कनेक्टेड इन अ लॉजिकल वे, और साथ ही ये दोनों पार्ट्स है, फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट दोनों ही लॉजिकल वे से में कनेक्टेड हैं। द पोएम इज रिच इन सिम्बोलिज्म, इमेजरी, पिक्टोरियल क्वालिटी एंड रोमांटिक एलिमेंट्स। इस पोएम में सिम्बोलिज्म भी देखने को मिलेगा, इमेजरी, पिक्टोरियल क्वालिटी, रोमांटिक एलिमेंट्स जस्ट लाइक एशियंट फॉरेस्ट, हिल्स, मेजरलेस कैवर्न्स, म्यूजिक ऑफ डल्सिमर, मिल्क ऑफ पैराडाइज, डेमन लवर्स एक्सेट्रा। ये सभी जो रोमांटिक एलिमेंट्स हैं वो भी आपको देखने को मिलेगा इस जो ये पोएम है, जो कि सिर्फ 54 लाइन्स की पोएम है और सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। अ पोएम अबाउट लाइफ एंड इट्स कॉम्प्लेक्सिटी। साथ ही ये पोएम किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, लाइफ और इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको भी। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेक्रेड रिवर ऑफ that runs through Camas measureless to man down to a sunless sea। तो साथ ही जो सेक्रेड रिवर आर्फ है उसके बारे में बताया गया, जो कि कहाँ बहती है, कैमस मेजरलेस टू मैन डाउन टू अ सनलेस सी में। देयर इज़ अ डीप रोमांटिक चास्म, द पोइट कॉल्ड इट सैवेज प्लेस। साथ ही वहाँ पे पोएम में डीप रोमांटिक चास्म की बात कही गई है और इस डीप रोमांटिक चास्म को पोइट ने क्या कहा है, सैवेज पैलेस कहा है। कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स फटाफट देख लेते हैं। Everyone should have 2 or 3 hives of bees. Bees are easier to keep than a dog or a cat। तो यहाँ पे पोएट क्या कहते हैं, हर किसी के पास 2-3 क्या होने चाहिए, बीज के हाइव्स होने चाहिए, क्योंकि बीज को रखना ज़्यादा आसान है इन द कंपेरिजन ऑफ डॉग या कैट को। अ सैवेज पैलेस एज होली एंड इंचेंटेड, फॉर ही एन हनी ड्यू हैथ फेड, फॉर ही ऑन हनी ड्यू हैथ फेड। तो ये लाइन है, व्यू अ सर्किल राउंड हिम थ्राइस, then all the charm where of the sacred river ran। So these are some important lines of from what, Kubla Khan। Next one is Christabel 1816। It is long narrative ballad in 2 parts of 337 lines। क्रिस्टाबेल 1816 में पब्लिश हुआ था। ये नरेटिव बैलेड है 2 पार्ट्स में, 337 लाइन्स है। इसको 2 बार में कॉलिस ने लिखा था। फर्स्ट इन्होंने लिखा था 1797 में और सेकंड 1800 में। 1797 में जब इन्होंने लिखा था तो इनका प्लान था क्या करने का, जो लिरिकल बैलेड का फर्स्ट एडिशन है उसमें पब्लिश कराने का, बट कंप्लीट नहीं होने की वजह से ये नहीं करा पाए। फिर सेकंड जो पार्ट इन्होंने लिखा था 1800 में, तो सेकेंड एडिशन में भी इन्होंने सोचा था कि पब्लिश करा दे लिरिकल बैलेड के, बट उस समय भी कंप्लीट ना होने की वजह से इन्हें ये आइडिया ड्रॉप करना पड़ा। कॉलिस का प्लान था 3 पार्ट्स और लिखने का, जो कि कभी कंप्लीट नहीं हुआ, और इस वजह से ये जो पोएम है सिर्फ 2 पार्ट्स में ही रह गए। इट इज़ a story of central character Christabel and her encounter with Geraldine, who claims that she had been abducted from her home by a band of rough men। ये जो स्टोरी इस पोएम में, इसका मेन कैरेक्टर क्रिस्टाबेल है और उसी से रिलेटेड टोटल स्टोरी है। और साथ ही क्रिस्टाबेल का एनकाउंटर होता है, मीन्स मुलाकात होती है किसी गेरल्डाइन नाम की एक अनदर कैरेक्टर से, जो क्लेम करती है, क्रिस्टाबेल से कहती है कि उसे एबडक्ट कर लिया गया था, किडनैप कर लिया गया था उसके घर से, किसके द्वारा, बैंड ऑफ रफ मैन, जो
दुष्ट लोग थे, उनके द्वारा उसे किडनैप कर लिया गया उसके घर से। क्रिस्टाबेल प्रेस्ड बाय द लार्ज ओक ट्री इन वुड फॉर हर एब्सेंट लवर। क्रिस्टाबेल जंगल में क्या करती है, एक बड़ा सा ओक का पेड़ होता है, उसी के पास प्रे करती है अपने एब्सेंट लवर के लिए। क्रिस्टाबेल जक्सटापोजेस द थीम ऑफ सीन वर्सेस रिलीजियसिटी, इविल वर्सेस डिवोटनेस, सेक्सुअलिटी वर्सेस प्योरिटी। तो क्रिस्टाबेल में जो थीम है वो कंट्रास्ट वाली थीम है, सीन और रिलीजन दोनों को प्रेजेंट किया गया है, इविल और डिवोशन को भी दिखाया गया है, साथ ही जो सेक्सुअलिटी और प्योरिटी दोनों को दिखाया गया। जहाँ क्रिस्टाबेल रिप्रेजेंट्स करती है रिलीजियोसिटी को, डिवोटनेस को, प्योरिटी को, वहीं पे गेरेल्डाइन सीन, इविल और सेक्सुअलिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। The historical setting is the Middle Age and appropriately the physical milieu is the castle of a Baron Sir Leoline। इस जो पोएम है इसका सेटिंग हिस्टोरिकल रूप से देखा जाए तो मिडिल एज का है, और इसका जो फिजिकल एटमॉस्फेयर है वो कहाँ का है, सर लियोलाइन का एक काशिल है। ये बैरन है, जो सर लियोलाइन जो है वो बैरन है और क्रिस्टाबेल के फादर हैं। इनके काशिल के बाहर ही इसकी सेटिंग होती है। क्रिस्टाबेल begins in the forest outside the castle calmly night of spring। क्रिस्टाबेल पोएम जो होता है वो कहाँ स्टार्ट होता है, काशिल के बाहर जंगल में शुरू होता है, और स्प्रिंग का समय होता है, स्प्रिंग सीजन का समय होता है, रात के टाइम में बिल्कुल शांत माहौल में ये पोएम स्टार्ट होता है। इसके एंड में क्या होता है, सर लियोलाइन सेंडिंग अ मैसेज टेलिंग लॉर्ड रोनाल्ड दैट हिज डॉटर इज सेफ एंड ऑफरिंग रिकॉन्सिलिएशन। यहाँ पे सर लियोलाइन जो कि क्रिस्टाबेल के फादर हैं, ये अपने एक फ्रेंड लॉर्ड रोनाल्ड को मैसेज सेंड करते हैं कि उनकी जो डॉटर है दैट इज़ गेरेल्डाइन वो क्या है, वो सुरक्षित है और साथ ही वो रिकॉन्सिलिएशन ऑफर कर रही है। इट वॉज पब्लिश्ड इन अ पम्फलेट इन 1816 अलॉन्गसाइड कुबला खान एंड द पेन्स ऑफ स्लीप। इसका पब्लिकेशन हुआ था एक पैम्फलेट में 1816 में, बिकॉज लिरिकल बैलेड में ये पब्लिश नहीं हो पाया था, और इसके साथ साथ कुबला खान भी पब्लिश्ड हुआ था, और एक और वर्क है कॉलरिज का, वो है द पेन्स ऑफ स्लीप। क्रिस्टाबेल इन्फ्लुएंस्ड ऑन एडगर एलन पोज पोएम द स्लीपर एंड जोसेफ शेरिडन ली फानोस 1872 नॉवेल कार्मिला। ऐसा कहा जाता है कि जो क्रिस्टाबेल का इफेक्ट है, ऐसा कहा जाता है कि जो क्रिस्टाबेल का इफेक्ट है वो कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, किन वर्क्स में, तो जो पोज की पोएम है द स्लीपर वहाँ पे देखने को मिलता है, और साथ ही जोसेफ शेरिडन का एक नावल है 1872 में वो नावल आता है कार्मिला, उसमें भी ऐसा माना जाता है कि ये जो नावल कार्मिला है या तो ये एक ट्रिब्यूट है क्रिस्टाबेल के लिए या फिर क्रिस्टाबेल का एडॉप्टेशन है। Written in Christabel meter, that is 4 foot couplets mostly in iambic and anapestic। क्रिस्टाबेल पोएम जो है एक पर्टिकुलर मीटर में लिखा गया है और उसे क्रिस्टाबेल मीटर के नाम से जाना जाता है, जिसमें 4 फुट की कपलेट्स होते हैं, और जनरली वो उसमें जो सिलेबल होते हैं आइम्बिक जो मीटर होते हैं वो आइम्बिक या एनापेस्टिक में होता है। राइमिंग कपलेट्स जो है इसमें ए बी बी सी सी है, बट ऑकेजनली ए बी सी डी। तो एक्चुअली इसकी जो राइमिंग कपलेट्स है वो ए बी बी सी सी है, कभी कभी कुछ लाइंस में ए बी सी डी भी है कुछ स्टेंजाज में। इस नॉवेल में गोथिक एलिमेंट्स भी देखने को मिलता है, तो गोथिक कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या है वो देख लेते हैं। डार्क सीनरी, डैम्सेस इन डिस्ट्रेस एंड अ हिंट ऑफ द सुपरनेचुरल। तो गोथिक एलिमेंट्स में आपको डार्क सीनरी मिलेंगे, डैम्सेस मिलेंगे और साथ ही सुपरनेचुरल की प्रेजेंस मिलेंगे। कैरेक्टर्स देख लेते हैं कौन कौन लोग हैं यहाँ पे। क्रिस्टाबेल हैं जो कि प्रोटागोनिस्ट इस पोएम की, डॉटर ऑफ सर लियोलाइन, ये सर लियोलाइन की क्या है, डॉटर हैं। गेरेल्डाइन आइदर अ वुमन और सुपरनेचुरल क्रिएचर दैट क्रिस्टाबेल मीट्स इन वुड्स एट नाइट अंडर अ ओक ट्री। गेरेल्डाइन जो है एक वुमेन है या फिर सुपरनेचुरल क्रिएचर है पोएम में, और क्रिस्टाबेल से जो गेरेल्डाइन है इसकी मुलाकात होती है कहाँ, वुड में, जंगल में, कहाँ पे, ओक ट्री के नीचे रात में। सर लियोलाइन अ विडोड बैरन एंड फादर ऑफ क्रिस्टाबेल। सर लियोलाइन जो है वो विडोड पर्सन है और बैरन है ये,
और क्रिस्टाबेल के फादर भी हैं। ब्रेसी द बार्ड कौन है? सर लियोलाइन सर्वेंट हु सस्पेक्ट सम इविल लर्क्स इन द फॉरेस्ट आउटसाइड द कास्टिल। ब्रेसी द बार्ड जो है लियोलाइन का सर्वेंट है और इसको सस्पेक्ट होता है, डाउट होता है कि कोई इविल जो है काशिल के बाहर फॉरेस्ट में नज़र आ रहा है। He has dreamed of a dove being squeezed by a bright green snake. उसने सपने में देखा था कि एक डव जो है उसको क्या कर लिया है, एक ग्रीन कलर के स्नैक ने पकड़ लिया है, उसको स्क्विज्ड कर दिया, एकदम से निचोड़ दिया है। कुछ फेमस लाइंस भी है, उसे भी देख लेते हैं। They stood aloof, the scars remaining, like cliffs which had been rent asunder. नेक्स्ट जो लाइन है, एंड लाइफ इज थॉर्नी एंड यूथ इज वैन। थॉर्नी और यूथ को ध्यान देंगे और पहले वाले में क्या ध्यान देंगे? स्टूड अलूफ, स्कार्स रिमेनिंग। दे पास द हॉल दैट इकोज स्टिल। इकोज स्टिल याद रखिएगा। पास एज लाइटली एज यू विल। अलाश, यहाँ पे अलास होगा कि मिसेस स्पेल्ड हो गया, देख लीजिएगा। अलास दे हैड बीन फ्रेंड्स इन यूथ। फ्रेंड्स इन यूथ याद रखिएगा। दे पार्टेड नेवर टू मीट अगेन। वे अलग हो जाते हैं दोबारा कभी ना मिलने के लिए। कॉलेज रोड एट क्राइस्ट हॉस्पिटल ऑन क्विटिंग स्कूल फॉर कॉलेज। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी यहाँ पे बता दे रहे हैं आप लोगों को कि कॉलेज ने क्राइस्ट हॉस्पिटल में एक पोएम लिखा था और उस पोएम का टाइटल है ऑन क्विटिंग स्कूल फॉर कॉलेज। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। आपका मोटिवेशन और आपका लाइक जो होता है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है। जितना आप लोग लाइक और शेयर करेंगे उतना ही मोटिवेशन मिलेगा। इसके पहले कॉलेज के 2 और पार्ट आ चुके हैं, तो उसे भी ज़रूर देखिए। डोंट फॉरगेट टू वॉच देम टू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।